हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ न्यू एवेंजर्स। और ये न्यू एवेंजर्स का जो सीरीज़ है, आपको जैसे कि पता है कि अब हमारी सीक्रेट इन्वेजन शुरू हो चुकी है, तो ये बेसिकली उसी की टाई-इन्स हैं। और सीक्रेट इन्वेजन के अंदर जो टाई-इन्स हैं, उनका मकसद ये होता है कि आप जो एक मेन स्टोरी देख रहे हैं, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई है हमारे चैनल पे, लेकिन ये सारी स्टोरीज़ का जो बैकअप देती है, एक तरह से एक पीछे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाती है कि ये चीज़ अगर मेन स्टोरी में हुई थी तो उसके पीछे क्या वजह थी। इसलिए मैं ये टाइम्स इसी वजह से मैं ये टाई-इन्स आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बेसिकली इन कॉमिक्स को बहुत शुरू से मेरे साथ देखते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, तो आप इससे फेमिलियर हैं। तो इसीलिए मैं न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाला हूँ हमारे सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक के अंदर भी। और आज की सीरीज़ में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं, जब इतने साल पहले इल्यूमिनाटी के मेंबर स्क्रल के वर्ल्ड पे गए थे और उसके बाद जब वो लोग वहाँ से धमकी देकर आए थे, तो उसके बाद स्क्रल वर्ल्ड पे हुआ क्या था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सीक्रेट इन्वेजन का प्लान बनाया है, जो कि तकरीबन 30 साल बाद उसको उन लोगों ने अंजाम दिया है। सो गाइस, चलिए मैं आप लोग से ज़्यादा बात अब यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि आप सबको पता ही है कि हम लोग इस चैनल पर क्या कर रहे हैं और सब क्या हो रहा है। जिनको नहीं पता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उनको बता दूँगा। सो गाइस, जल्दी से अब इस ऑसम कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो आप लोग को याद होगा, इल्यूमिनाटी का जो पहला टॉपिक था, उसमें हम देखा था कि वो क्रीज स्क्रल वॉर के बाद स्क्रल के लोगों के पास जाते हैं, इनके थ्रोन वर्ल्ड पे, और वहाँ पे धमकी देकर आते हैं। और उस आखिर में जो है वहाँ का किंग जो है एम्पेरर, वो बैठा हुआ होता है और वो पूछता है कि मुझे डैमेज रिपोर्ट की कोई चिंता नहीं है, मुझे ये बताओ कि हमें जो चीज़ हासिल करनी थी, क्या वो हमें मिल चुकी है। तो उनके लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, हमें वो चीज़ मिल चुकी है। तो वो जो एम्पेरर होता है वो बोलता है कि फिर ठीक है, जो नुकसान हमने आज करा है वो उसके लिए वर्थ रखता है। ये नॉलेज जो है हमारे प्रीस्ट और साइंसिस के बहुत काम आने वाली है। वो जानते हैं कि इस नॉलेज से उनको क्या करना है, और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि इसमें कितना भी वक्त लगे, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा। और ये चीज़ हमने पहले भी उस एपिसोड में देख ली थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो अब हम यहाँ देखने वाले हैं। और वहाँ पे एक लड़की आती कर बोलती है कि आखिरकार तुम कितना इंतज़ार करने वाले हो, तुम हमारे प्रॉफिट्स के वर्ड्स को इग्नोर कर रहे हो, तुमने हमारी होली राइटिंग्स को, हमारे गॉड्स ने जो हमसे कहा था, तुम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंसेस वरानके आती हैं, जो कि दूसरी प्रोविंस की, इनके दूसरे इलाके की एक क्वीन है, और वो यहाँ आके इस एम्परर के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रही है कि आज जो हुआ वो सही नहीं हुआ। लेकिन वो एम्परर बोलता है कि ये तुम्हारी बात यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। तो वो रोते हुए बोलती है कि मेरी बात बिल्कुल ठीक है, तुमने हमारे प्रॉफिट्स के वर्ड्स को नहीं सुना, उन लोगों ने तुम्हें गाइड करने की कोशिश करी, लेकिन तुमने उनको इग्नोर करा। उन्होंने कहा था कि हमारी दुनियाएं जो हैं ख़तरे के अंदर हैं, लेकिन तुमने नहीं सुना और हमारी दुनिया बर्बाद हो गई। वो डिस्ट्रक्शन वेव आई, वो डिवॉयर ऑफ वर्ल्ड आया और हमारी दुनिया को निगल गया। तो बेसिकली यहाँ पे स्क्रल के बहुत सारे जो घर थे, बहुत सारे प्लैनेट्स होते वो ख़त्म हो गए थे, उसको गैलेक्टर्स ने कंज्यूम कर लिया था। और इन लोग की किताब है जिसको बुक ऑफ वर्ड्स कहा जाता है, उसके अंदर ये सारी बातें पहले से लिखी गई हैं, जैसे कि हमारी बाइबल या कुरान होती है, इसी तरह इनकी एक किताब है जिसको ये लोग फॉलो करते हैं। तो वो एम्परर बोलता है कि बस खामोश हो जाओ, मैंने कहा ना, ये पागलपन है, ये बच्चों की कहानियाँ हैं, और तुम्हारी जैसी पागल औरत की कहानी कोई नहीं सुनने वाला यहाँ पे। तो वो प्रिंसेस रोते हुए बोलती है कि तुम ये बात जानते हो ना कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरा कहा मानते हैं और मेरे पीछे चलते हैं। तुम यहाँ पे अगर मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब अपने लोगों की विल को इग्नोर कर रहे हो तुम। और फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स जो अपने लोगों को इग्नोर करे वो थ्रोन पर बैठने के काबिल है। लेकिन वहीं पर एम्परर अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसको यहाँ से हटा दो। और इस तरह देखते हैं हम कि प्रिंसेस वरानके जो होती है उनके लोगों के बीच और ये जो एम्परर होता है इनके लोगों के बीच एक सिविल वॉर छिड़ जाती है, जहाँ पे उसके लोग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें प्रिंसेस की बात सुननी होगी, वो बिल्कुल ठीक कह रही है, ये हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ ये जो एम्परर है, इसके लोग ज़्यादातर प्रॉफिट्स वगैरह को नहीं मानते हैं, वो साइंस को मानते हैं, और इसीलिए इन दोनों के बीच इख्तिलाफ है और आपस में ये लोग लड़ रहे होते हैं। और इसी तरह देखते हैं उस लड़ाई के बीच में प्रिंसेस वरानके के मुँह पे एक आदमी नकाब डालता है और उसको वहाँ से ले जाता है। तो वहीं पर उसके लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इसको कैद कर दीजिए, इसको मारिए ना, वरना इससे जो है हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी।
लेकिन वहीं पे एक आदमी देखते हैं जो कि प्रीस्ट ऑफ साइंसेस होता है वहाँ का, जिसका नाम डॉर्जी होता है। उससे वो पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्लान है अब इस हवाले से, हमें किस तरह से आगे प्रोसीड करना चाहिए और किस तरह सीक्रेट इन्वेजन प्लान करनी चाहिए। तो वो बताता है कि वो ह्यूमंस हमारे पास आए थे, द रीटीचर, द इनह्यूमन, द म्यूटेंट, और हमने उनको कैद कर लिया था और हमने उनसे इतने ज़्यादा सैंपल्स ले लिए हैं कि हम उनके स्पेसिमेंट्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं और यहाँ तक कि हम उनकी बायोलॉजिकल कोड्स को चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम उनको उनसे ज़्यादा जानते हैं, अपने बारे में वो लोग भी इतना नहीं जानते होंगे जितना अब हम उनके बारे में जान सकते हैं। और वहाँ का जो वॉर काउंसिल डेलीगेट होता है वो आके पूछता है और तुम इन सारी इन्फॉर्मेशन कब करने के हवाले हो। तो वो बोलता है कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, क्लोनिंग करेंगे, डायसेक्ट करेंगे, रिवर्स इंजीनियर करेंगे, अब हम लोग जो है उनको बनाएंगे, लेकिन ये जो है वक्त लेगा। तो एम्पेरर बोलता है कि तुम्हारी फैसिलिटी को मैं स्क्रल के दूसरे वर्ल्ड में जाके सेट कर रहा हूँ और तुम अब से सिर्फ मुझे ही रिपोर्ट करोगे और किसी को नहीं। उस तरह वो वॉर काउंसिल और ये जो प्रीस्ट ऑफ साइंसेस होता है ये दोनों मिलके काम शुरू कर देते हैं जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने यानी कि इल्यूमिनाटी के मेंबर से हासिल की थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एम्पेरर बैठा होता है और सारे स्क्रल्स उसके आगे झुक रहे होते हैं। लेकिन अचानक देखते हैं अंधेरे से जब रोशनी होती है तो वो एक वीरान के अंदर होती है, मतलब प्रिंसेस वीरान की जो होती है उसको किडनैप करके उन लोगों ने एक अलग दुनिया के ऊपर छोड़ दिया होता है और यहाँ पे वो बिल्कुल अकेली होती है। और जब वो ऊपर देखती है तो उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और वो ज़मीन पे लेट के सिर्फ यही कहती है कि वो मुझसे प्यार करता है, ही लव्स मी, ही लव्स मी। और यहाँ से हम दोबारा शिफ्ट होते हैं कि एक आदमी की आँख खुलती है, उसके सामने फैंटास्टिक फोर की टीम खड़ी होती है और सूजन बोलती है कि ओह थैंक गॉड तुम्हारी आँख तो खुली। और द थिंग बोलता है कि बड़ी तुमने तो हमें डरा ही दिया था। और वहीं पे रीड रिचर्ड हम बेसिकली देखते हैं कि वो बिस्तर में होते हैं बहुत बुरी हालत के अंदर और वो बोलते हैं कि ये मैं हूँ कहाँ आखिरकार, ये सब हुआ क्या था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तो वहीं पे जॉनी स्टॉर्म बोलता है कि तुम्हारे और गैलेक्टस के बीच थोड़ी सी बहस हो गई थी लेकिन रीड तुम जीत गए और तुम काफ़ी दिनों से सो रहे हो। तो रीड बोलते हैं कि लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है ना कि तुम्हें गैलेक्टस के बारे में क्या याद है। और जॉनी भी बोलता है कि हाँ हमें गैलेक्टस के बारे में हर चीज़ जाननी है, उसकी कमज़ोरी, उसकी हर चीज़ हमें जाननी है। लेकिन रीड रिचर्ड उसको देख के यही बोल रहे होते हैं कि गैलेक्टस ये तुम क्या बातें कर रहे हो। लेकिन अचानक हम वहाँ पे देखते हैं कि जो नर्स होती है वो आती है और बोलती है कि बस अब मेरा दिमाग पक चुका है और वो एक गन निकाल के वहाँ पे रीड रिचर्ड को मार देती है। तो वहाँ पे सू स्टॉर्म बोलती है कि तुमने आखिरकार ये क्या करा। तो जॉनी स्टॉर्म बोलता है कि मुझे माफ़ करना, क्या हमने कुछ गलती कर दी है। तो वहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि एम्पेरर आया हुआ होता है और बोलता है कि ये वही बुज़दिल है जिसने मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और वहीं पे जो साइंसेस ऑफ प्रीस्ट होता है वो बोलता है कि माय लॉर्ड आपको यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करना था, आपने ये काम क्यों करा, ये क्लोन जो है राज अंदर से निकाल रहा था। तो वो बोलता है एम्पेरर कि इसकी कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक और बना लोगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट ऑफ साइंस बोलता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, ये सिर्फ एक कोई इंसान नहीं है, ये सिर्फ एक उसकी कॉपी है और हम इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एम्पेरर बोलता है कि अच्छा फिर मुझे माफ़ करना और अपना काम जारी रखो। और बेसिकली हम लोग इस तरह से यहाँ पे ये देख रहे होते हैं कि वो सब कुछ जब हमने थोड़ी देर पहले देखा फैंटास्टिक फोर और रीड रिचर्ड वगैरह, वो दरअसल स्क्रल्स के बनाए हुए क्लोन्स थे और उन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया था रीड रिचर्ड के लिए ताकि वो उनसे जो है गैलेक्टस के हवाले से इन्फॉर्मेशन निकालवा सकें, क्योंकि गैलेक्टस स्क्रल्स का बहुत बड़ा एनिमी है और स्क्रल्स के लोग उससे निपटना चाहते हैं। ये बात आप सबको अब तक पता चल गई होगी। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस तरह हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके डीएनए सैंपल्स वगैरह ले लिए थे और अब वो उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्हीं के क्लोन्स बना रहे हैं और क्लोन्स बनाने के बाद उनसे उन्हीं की इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली स्क्रल के लोग कितने ज़्यादा एडवांस हैं साइंस के मामले में। और इस तरह हम देखते हैं गैलेक्टस आता है जैसा कि उनकी किताबों में लिखा हुआ था और उनका थ्रोन वर्ल्ड यानी कि जिस पे एम्पेरर रहता था उस थ्रोन वर्ल्ड को गैलेक्टस आके ख़त्म कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। और उसके कुछ और साल बाद हम देखते हैं हम दोबारा उसी वीरान सी जगह में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे प्रिंसेस वीरानके को इन लोग ने फेंका था, छोड़ा था और कैद कर दिया था। और कुछ लोग आगे बताते हैं कि स्क्रल का थ्रोन वर्ल्ड जो है वो बर्बाद हो चुका है, हमारा पूरा आर्माडा ख़त्म हो चुका है, हम सिर्फ रूइंस रह गए हैं। तो वहाँ से एक करेक्टर आता है और बोलता है तो मैंने तुम लोगों से जो कहा था वो सच निकला। तो वहाँ पे सारे लोग सर झुकाए बोलते हैं कि बिल्कुल आपने जो कहा था आपकी सारी बातें सच थी। और वो बोलती है कि अच्छा तो तुम अब मेरे पास इसीलिए लौट कर आए हो। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ मेरी क्वीन, अब हम आपका कहना मानेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं वो जो स्क्रल का दूसरा वर्ल्ड होता है जहाँ पे प्रिंसेस वीरानके को छोड़ा था, अब सारे स्क्रल्स इसके पास आ गए हैं क्योंकि प्रिंसेस वीरानके ने बहुत पहले ये पेशेंट गोई कर दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उसकी किसी ने सुनी नहीं थी, उसको लोगों ने पागल करार दिया था। लेकिन अब जब ऐसा हो गया है तो स्क्रल के सारे लोग इसको अपना क्वीन मान रहे हैं। और वो बोलती है खिताब करते हुए अपने लोगों से कि मैं तुम लोगों के सामने बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं यहाँ पे हम्बल इसीलिए हूँ क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मैंने तुम लोग को बताया था इतने साल पहले वो सच हो गई है। वैसे मैं विश करती थी कि अभी वो सच ना हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। हमारे मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए हैं, उन लोगों को इस दुनिया से मिटा दिया गया है और ये सारी चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए लिख दी थी। लेकिन तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको सच नहीं मानते थे और उसको बच्चों की कहानियाँ समझते थे। लेकिन जिन लोगों ने उन बातों को माना, ये देखो ये लोग मेरे साथ आज खड़े हुए हैं।
लेकिन अभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे लोगों, क्योंकि हमारे पास इसके आगे की भी पेशन गोई कर दी गई थी और हमें बताया गया था कि इस दुनिया के बाद हमारे पास एक और दुनिया है और वो दुनिया सिर्फ हमारी है और उस दुनिया का नाम है अर्थ और वो हमारी होके रहेगी, जैसा कि हमारी किताबों में लिखा था। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ रही होगी कि स्क्रल के लोग जो हैं वो अर्थ के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी जो होली बुक्स हैं उसके अंदर ये बात सारी लिखी हुई थी कि इस तरह से गैलेक्टस इनके प्लैनेट्स को कंज्यूम करेगा और अर्थ एक ऐसी जगह होगी जिसके ऊपर ये लोग कब्जा कर सकते हैं और वो उसको अपना घर बना सकते हैं। इसीलिए स्क्रल के लोग इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि वो उनको अर्थ के ऊपर किसी भी तरह से जो है कॉन्क्यूर करना है और अपना कब्जा जमाना है। तो इस यहाँ से बहुत सारी बातें साबित होती हैं कि स्क्रल का मोटिवेशन क्या था। तो स्क्रल का मोटिवेशन बेसिकली यही था कि अब उन लोग के पास रहने के लिए प्लैनेट्स नहीं बचे थे, घर नहीं बचे थे, और इसी वजह से जो है वो बार बार अर्थ के ऊपर आने की कोशिश करते हैं और उसको इन्वेड करते हैं। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं स्क्रल के एक वर्ल्ड टार्नेक्स 10 में और हम देखते हैं प्रीसियस ऑफ साइंस जो है यहाँ पे आज इन लोग के सामने एक नई चीज़ लेकर आया होता है और वो बताता है कि योर हाइनेस और डेलीगेट्स, बहुत साल पहले हम लोग जो है इन ह्यूमंस जिसके अंदर रीड रिचर्ड जो कि अर्थ के फैंटास्टिक फोर्स से ताल्लुक रखते हैं वो हमारे थ्रोन वर्ल्ड पे आए थे एक हॉस्पिटलिटी का मैसेज लेके, लेकिन वो उस तरह से हुआ नहीं जिस तरह से उन लोगों ने सोचा था और उन 6 इंडिविजुअल्स को हमने अपनी कैद में रखा था और वो अर्थ की सुपर हीरो कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा और मेन पार्ट माने जाते हैं। और उन लोग के अंदर हमने जो चीज़ तलाश करी थी वो ये थी कि एक के पास उसमें म्यूटेंट जीन था और एक जो था वो क्री का बनाया हुआ इन ह्यूमंस था और दूसरा था मास्टर्स ऑफ डायमेंशनल मिस्टिक आर्ट्स। साथ में अर्थ का सबसे पहला म्यूटेंट जिसको किंग माना जाता है वाटर किंगडम का नेमोर, और वहाँ पे एक ऐसा आदमी था जिसको अर्थ का सबसे ज़्यादा छातिर दिमाग माना जाता है यानी टोनी स्टार्क। मैं तुम लोगों को उतनी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा जितनी आसानी से तुम लोगों को ये समझ में आ जाए। हमने उन ह्यूमंस को अपने पास अच्छा खासा टाइम रखा था, इतना टाइम हमने रख लिया था कि हमने उनके सैंपल्स ऑफ डीएनए और जीनोलॉजी को कब्जे में ले लिया था। हमारे अपने ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और प्रीस्ट जो हैं इस मैजिक और टेक्नोलॉजी के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर लग गए थे काम करने के लिए, जो चीज़ हमने इतने साल पहले हासिल करी थी उन ह्यूमन से जो कि अर्थ से हमारे पास हमें धमकी देने के लिए आए थे। और अभी जो हम आपको चीज़ दिखाने वाले हैं ये सारी उसी की मेहनत का नतीजा है और हम चाहते हैं कि हमारी क्वीन हमें इसमें गाइड करे और बताए कि अब हम इसको किस तरह से लेके चलें। और वो बताता है कि हमने जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे इन सैंपल्स के ऊपर और आखिरकार हमें पता चल गया कि इन ह्यूमंस के न्यूरल कोडेड ब्रेन्स के वेव पैटर्न किस तरह से निकाले जा सकते हैं और उसको बेसिकली हम लोग डाउनलोड करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को और हम जो दूसरा क्लोन बनाते हैं उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देते हैं। मतलब ये ऐसा होता है कि जैसा कि जो इन्फॉर्मेशन उस ह्यूमन के पास थी अब वो इस ह्यूमन यानी हमारे बनाए हुए क्लोन के पास भी होगी। अब हमें उनके बारे में, उनकी स्पीसीज़ के बारे में वो चीज़ें पता हैं जो शायद वो कभी दरियाफ्त भी नहीं कर पाएंगे। हम उनकी एवोल्यूशन के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में उनसे ज़्यादा जानने लग गए हैं। हम उनकी म्यूटेंट हिस्ट्री के बारे में, उनके दुनिया के बारे में उनसे ज़्यादा जानने लग गए हैं। और इन सारी इन्फॉर्मेशन को जमा करते हुए और हमने अपनी मेहनत को रंग लाते हुए आज आपके सामने ये पेश कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक सुपर स्क्रल को पेश करता है और बताता है कि ये जो है एक नया मॉडल है सुपर स्क्रल वॉरियर का। ये ज़रूर मिलता होगा हमारे पुराने वाले सुपर स्क्रल आर्ट से जो कि फैंटास्टिक फोर की एबिलिटीज़ रखता था, लेकिन ये जो है उससे बहुत अलग है। ये एक साइंटिफिक ट्रिकरी है, ये एक असल चीज़ है। अब हम किसी भी ह्यूमन या म्यूटेंट का डीएनए ले लें और उसके बाद हम कम्प्लीटली उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं साथ साथ उनकी सारी एबिलिटीज़ के साथ। हम चाहें तो एक सुपर स्क्रल के अंदर 3-4 एबिलिटीज़ को मिक्स करके एक अलग ही चीज़ बना सकते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि रीड रिचर्ड और बेन ग्रिम एक साथ बन जाएं तो वो भी हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि कलार्ट पे हमने एक्सपेरिमेंट करा था उसके अंदर सारे फैंटास्टिक फोर की एबिलिटीज़ तो थी, लेकिन मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि एक अगर स्क्रल के अंदर एक ही एबिलिटी रखी जाए तो वो उसके लिए ज़्यादा काम साबित होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा वॉरियर के पास हथियार होते हैं वो उतना ही ज़्यादा उनको चलाने में कंफ्यूज होता है। तो वहीं पे क्वीन आती है और बोलती है कि मेरी नई आर्मी। तो वहीं पे वो पूछती हैं कि मुझे बताओगे कि ये ब्रेव सोल्जर कौन है जिसने इस प्रोसेस के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया था। तो वो प्रीस्ट ऑफ साइंस बताता है कि मैं बताता चलूँ कि ये एक हम्बल सर्वेंट ऑफ एम्पायर है, लेकिन इसके साथ साथ ख़ास बात यह है कि वो उस गैलेक्टस के अटैक का एक अकेला अकलौता सर्वाइवर है। तो वहीं पे जो है डेलीगेट चिराग बोलते हैं कि इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया, सच में मानना पड़ेगा, लेकिन तुम बात मेरी समझ नहीं रहे हो कि तुम जो बनाने की कोशिश कर रहे हो वो सिर्फ एक नया फिजिकल अटैक है और ये वही जगह है जहाँ पे हम उन पावर्ड म्यूटेंट से हार सकते हैं। हम पहले भी उनके ऊपर फिजिकल अटैक कर चुके हैं, लेकिन हम बार बार वक्त आने पर हारते रहते हैं उनसे। तो वहाँ पे वो बोलता है कि मेरे हाइनेस, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ आज यही दिखाने के लिए आपको नहीं बुलाया है। यहाँ पे आप लोग को बुलाने के लिए एक और रीज़न था। हमारे पास एक नया तरीका मौजूद है, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे स्क्रल्स ह्यूमंस के बीच घूम सकते हैं और उनको कोई डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे वो डेलीगेट पूछते हैं लेकिन म्यूटेंट्स? तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, चाहे वो म्यूटेंट्स हो, मैजिक हो या टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो, अब वो लोग हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम एक बार शेप शिफ्ट कर लेंगे तो उनकी कोई भी बड़ी सी बड़ी टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता कर पाएगी। हम इस तरह जो है उनकी बड़ी बड़ी जगहों पे घुस सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा और वॉर टाइम आने तक उनकी हर चीज़ को बर्बाद कर देंगे उनके अंदर से ही।
मैं तुम लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नई जेनेटिक एनहेंसमेंट है ये हमारे स्क्रल को इन्फ्लेट करने के लिए सबसे बेस्ट बनाती है उन ह्यूमंस के बीच। वो जब तक चाहे उनके बीच रह सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वो हमें जब तक चाहे रिपोर्ट कर सकते हैं। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो कि इस टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट कर पाएगी। और वहीं पे वो बोलता है कि लेकिन इसकी तुमने बताया कि शर्त यह है कि उस इंसान को या उस स्क्रल को जो है हमेशा जो है एक ह्यूमन की फॉर्म में रहना पड़ेगा। तो दूसरा डेलीगेट बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है कि एक इंसान बनना फिजिकली और मेंटली ये आसान नहीं है, लेकिन ये बताओ कि अगर हम टोनी स्टार्क के बारे में ये करने की कोशिश करें तो कैसा रहेगा। तो वो पूछता है क्या तुमने इस चीज़ को अभी तक टेस्ट किया है या नहीं। तो वहाँ पे वो बोलता है कि वॉरियर सिरी प्लीज़ दाखिल हो। और वो दाखिल होते हुए बोलती है कि मेरा नाम अर्थ के ऊपर इलेक्ट्रा है और मैं अर्थ के ऊपर पिछले एक साइकिल से रह रही हूँ। मैंने बहुत लोगों से कम्युनिकेशन किए हुए हैं, मेरे इंटरेक्शन शील्ड के साथ भी है, निक फ्यूरी के साथ भी हैं और एक आदमी के साथ जिसका कोड नेम है डेयरडेविल। यहाँ तक कि मैं म्यूटेंट वुल्वरीन के साथ भी मेंबर रह चुकी हूँ और एक असैसिन ग्रुप को भी ज्वाइन कर चुकी हूँ जिसको कहा जाता है द हैंड। मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी अभी तक किसी ने नहीं डिटेक्ट करी है और मेरी फुल रिपोर्ट जो है अर्थ के बारे में वो मैं अपनी क्वीन को जब चाहे मैं दे सकती हूँ। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रा जिसको न्यू एवेंजर्स ने पकड़ा था जापान के अंदर वो बेसिकली यही स्क्रल है और इस स्क्रल को इन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के साथ भेजा था कि इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि स्क्रल की स्टोरी किस तरह से इन लोगों ने इस इश्यू के अंदर मिलाई है और आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी और इस तरह आगे जाके हमें और भी बहुत सारी बारीक बातें और डीप बातें इसमें पता चलती रहेंगी। और वहीं पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये बताओ कि इलेक्ट्रा की जो आइडेंटिटी है वो क्यों तुमने चूज़ करी है इस असाइनमेंट के लिए, उसका क्या काम है वहाँ पे। तो वो बताती है कि इसका जो पूरा पर्सोना है इस एक मिस्ट्री है, इसके बारे में ज़्यादातर कोई जानता नहीं है और उसको जो है अर्थ की हर पावर्स के बारे में पता है, वो उसके हर तौर तरीके जानती है। वो जो है दरअसल मर चुकी थी असल में, लेकिन उसको दोबारा ज़िंदगी दी गई। और वो प्रीस्ट ऑफ साइंस बताता है कि हाँ इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हमने एक लिस्ट बनाई हुई उन ह्यूमंस की जो कि हमारी डिस्क्रिप्शन पे बिल्कुल ठीक उतरते हैं, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं और बहुत अंदर तक घुस सकते हैं। और अगर हम एक ह्यूमन को अपने पास किडनैप करके उसकी जगह दूसरी ह्यूमन को भेज दें तो इससे वो सारा रिस्क ख़त्म हो जाता है कि हम एक वॉर पे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो इंसान वहाँ से गायब हुआ है, क्योंकि उसकी जगह हम अपना आदमी जो भेज रहे हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों से भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हम इसी तरह प्री स्ट्राइक करना शुरू करें और जल्द से जल्द शुरू कर दें, और यही एक तरीका जिससे हम ये जंग जीत सकते हैं। और इलेक्ट्रा बोलती कि ये है वो लिस्ट जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जिसको हमने अपने लिए चुना है, ये अभी सिर्फ शुरुआत है, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो मैं वक्त के साथ आप लोगों को बताती रहूँगी। तो वो क्वीन बोलती कि वंडरफुल, और वो बोलती है कि बहुत बढ़िया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस अर्थ के इन्फ्लेशन के असाइनमेंट के अंदर मैं भी अपना एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ बैठ के सिर्फ ऑर्डर चलाऊँ, बल्कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ अपने लोगों के लिए। तो वो डेलीगेट्स बोलते हैं कि नहीं और एक्सीलेंस, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं, आपकी हमें यहाँ बहुत ज़रूरत है। तो वो बोलती है कि तुम लोगों ने ही मुझे इस एम्पायर से बहुत साल पहले बैनिश कर दिया था जब तुम लोगों को मेरी ज़रूरत थी। अब मैं इस इनिशिएटिव को लीड करूँगी, अब मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त अर्थ के ऊपर है इन लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, जैसा कि हमारी किताबों में लिखा है। तो वो डेलीगेट्स बोलते हैं कि जैसा आप चाहें माय क्वीन। तो वहाँ पे वो पूछता है कि माय क्वीन आप बताना चाहेंगी कि आपको किस तरह का ह्यूमन प्रेफरेंस चाहिए, आप कुछ बताना चाहेंगी या हम अपनी मर्ज़ी से ही करें। तो वहाँ पर क्वीन पूछती है कि मुझे बस एक बात बताओ कि इन लोगों में से कौन सा ऐसा इंसान है जो कि सबसे ज़्यादा डैमेज पहुँचा सकता है उनकी कम्युनिटी को, उनके लोगों को और उनकी अर्थ को। तो वहीं पर दूसरा डेलीगेट बोलता है कि इन फाइल्स को इन्हेंस करो, और उसमें से हम देखते हैं कि वो जो है वहाँ पे क्वीन के सामने स्पाइडर वुमेन की पिक्चर खोलता है। मतलब जो स्क्रल की क्वीन है वो स्पाइडर वुमेन का रूप लेना चाहती है। और आपको अब बातें समझ में आ रही होंगी कि स्पाइडर वुमेन ही एक ऐसी औरत है जो सबसे ज़्यादा डेंजर पहुँचा सकती है। आपको पता है कि वो निक फ्यूरी के साथ काम कर रही है उनके खुफिया मिशन पे, साथ ही साथ वो एवेंजर्स में भी है, वो माइटी एवेंजर्स भी है, वो न्यू एवेंजर्स में भी है, साथ ही साथ वो हाइड्रा के लिए भी काम कर रही है, वो शील्ड के लिए भी काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी बारीकी से इसको चुना है कि ये एक ऐसी औरत है जो सबसे ज़्यादा हर जगह में घुसी हुई है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। दी एंड।